हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो क्लास में। और आज का जो हमारा वीडियो है यह पॉलिटी का है। लुसेंट वन लाइनर जो हमारा बुक है, वन लाइनर बुक में आज हम लोग पॉलिटी को कर रहे हैं। पॉलिटी में आज हमें पढ़ना है राज्यों का पुनर्गठन। ये हमारा चैप्टर नंबर 8 है। इससे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि अभी तक जो आपका लुसेंट का वन लाइनर है, वन लाइनर का आपका हिस्ट्री कंप्लीट हो चुका है। उसी तरह से ऑब्जेक्टिव का जो बुक है, ऑब्जेक्टिव बुक में भी पूरी तरह से हिस्ट्री कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ पर हम हिस्ट्री को दोनों बुक से, यानी कि जो लुसेंट का दोनों बुक है, वन लाइनर और ऑब्जेक्टिव वाले, उन दोनों से हिस्ट्री पूरी तरह से कंप्लीट कर चुके हैं। अब यहाँ पर हम पॉलिटी को स्टार्ट कर रहे हैं। तो पॉलिटी में आपको ऑब्जेक्टिव की वीडियोस भी मिलेगी, यानी कि ऑब्जेक्टिव बुक की जो वीडियोस हैं वो वीडियो सीरीज भी शुरू होने वाली है। जल्दी उसकी भी वीडियो अपडेट होने लगेगी चैनल पर। और आज का जो हमारा वीडियो है यह लुसेंट का जो वन लाइनर बुक है उसका है, ठीक है, जिसमें हम लोग चैप्टर नंबर 8 पढ़ने वाले हैं। इससे पहले के चैप्टर की वीडियोस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, आप वहां से जाकर देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। राज्यों का पुनर्गठन के बारे में हमें पढ़ना है। सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर राज्यों का पुनर्गठन करना ही क्यों था। तो देखिए, जब भारत स्वतंत्र हुआ, ठीक है, तो भारत के स्वतंत्र होने से पूर्व की बात है, जब यहाँ पर ब्रिटिश का शासन था, तो ब्रिटिश शासन ने अपने शासन को चलाने के लिए, अपने साम्राज्य को चलाने के लिए जो भारत को है अपने ढंग से, भारत के राज्यों का अपने ढंग से क्या किया था, गठन किया था, जो कि उनका अपना मत था। जिस हिसाब से वो चलाना चाहते थे उस हिसाब से इनको गठित किया था, वो उनका दृष्टि था। लेकिन अब यहाँ पर क्या होता है कि भारत हमारा स्वतंत्र होता है, देश हमारी स्वतंत्र हो जाती है, और स्वतंत्र होने के बाद अब यहाँ के लोगों की मांग होती है कि फिर से राज्यों का क्या किया जाए, गठन किया जाए। तो उन्हीं मांगों को देखते हुए यहाँ पर क्या किया जाता है, राज्यों का पुनर्गठन किया जाता है। और सबसे बड़ी जो मांग होती है राज्यों के पुनर्गठन में, वह होती है भाषा के आधार पर, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने इस वीडियो को। और ये पूरी वीडियो जो है वो राज्यों के पुनर्गठन पर आधारित है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए, पहली बात यहाँ पर कहा गया है कि भाषा के आधार पर, ठीक है, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन उचित है या नहीं, इसकी जांच के लिए संविधान सभा के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के अवकाश प्राप्त न्यायाधीश एस के धर की अध्यक्षता में एक 4 सदस्यीय आयोग की नियुक्ति की। इस आयोग ने भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का विरोध किया और प्रशासनिक सुविधा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का समर्थन किया। तो देखिए, यहाँ पर जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, उन्होंने एक समिति का गठन किया, ठीक है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने क्या किया, एक समिति का गठन किया। उस समिति का नाम क्या रखा गया, धर समिति, ठीक है, धर समिति। इस समिति का नाम रखा गया धर समिति। कारण इसका है कि इसके जो अध्यक्ष थे उनका नाम था एस के धर। तो एस के धर कमेटी जब इस बात का अध्ययन करता है कि क्या भारत में राज्यों का जो निर्माण है, जो राज्यों का पुनर्गठन है, पुनर्गठन का आधार जो है उसे भाषा के आधार पर पुनर्गठित किया जा सकता है या नहीं, तो इस बात को जब धर कमेटी, धर अध्यक्ष, धर समिति के द्वारा जो है अध्ययन किया जाता है इस बात पर कि भारत के राज्यों को क्या भाषा के आधार पर बांटा जाए, तो यहाँ पर जो धर आयोग है उसने अपना निष्कर्ष निकालता है कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन नहीं होना चाहिए। यानी कि राज्यों को भाषा के आधार पर बांटने का जो मत है, या जो आवाज उठ रही थी, जो मांग उठ रही थी, उसका इन्होंने क्या किया, विरोध किया था धर कमेटी ने, ठीक है। तो इतनी बात याद आपको यहाँ पर रखना है कि भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन को उचित है या नहीं, इसकी जांच के लिए जो है संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा इलाहाबाद के जो उच्च न्यायालय के अवकाश प्राप्त जो न्यायाधीश थे, जिनका नाम था एस के धर, उनकी अध्यक्षता में एक 4 सदस्यीय क्या किया गया, आयोग का निर्माण किया गया था। इस आयोग ने, इस समिति ने क्या किया, इस बात का अध्ययन किया कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन सही है या नहीं। तो उन्होंने अपने अध्ययन में ये पाया कि जो राज्यों का पुनर्गठन है वह भाषा के आधार पर करना सही नहीं है, और उन्होंने इसका विरोध किया,
ठीक है, तो इतनी बात आपको यहाँ पर रखना होगा। और उन्होंने इस बात का समर्थन किया, ठीक है, भाषा के आधार पर धर कमेटी विरोध करती है, जबकि वह प्रशासनिक सुविधा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन के ऊपर बल देती है। वह कहती है कि प्रशासनिक सुविधा के अनुसार हम राज्यों का पुनर्गठन करें तो ये ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पर जो धर आयोग बना उसके बाद भी लोग क्या हुए, संतुष्ट नहीं हुए इस धर आयोग से, तो एक और आयोग बनाया जाता है। धर आयोग के निर्णयों की परीक्षा करने के लिए कांग्रेस कार्य समिति ने अपने जयपुर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पटाभी सीतारामैया की एक समिति का गठन किया। इस समिति ने भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग को खारिज कर दिया। देखिए यहाँ पर दूसरी बार अब ये हो गया, ये सेकेंड टाइम हो गया कि कोई समिति बनती है किस पर, भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के ऊपर अध्ययन करने के लिए। तो ये जो दूसरा जो समिति बनता है जिसका नाम है JVP, यानी कि जवाहरलाल, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया, ये तीन लोग इसके अध्यक्ष बनते हैं। और ये भी फिर से यह समिति जो है क्या करती है, इस बात पर अध्ययन करती है कि क्या हमारे राज्यों को भाषा के आधार पर पुनर्गठित करना चाहिए या नहीं। तो ये भी अपने अध्ययन के बाद क्या करती है, इस मांग को खारिज कर देती है। यानी कि जो JVP समिति थी, यह समिति भी क्या करती है, भाषा के आधार पर राज्यों का विरोध करती है, भाषा के आधार पर राज्यों के निर्माण को क्या करती है, विरोध करती है। और यही इनका निर्णय होता है JVP समिति का। तो यहाँ पर दो समितियां बनाई गई थी, धर आयोग और या आयोग कहें या समिति, तो धर आयोग जो बनाया गया था 1948 में बनाया गया था। और उसके अध्यक्ष ने जो थे SK धर, उन्होंने जब इसका अध्ययन किया तो उन्होंने भी जो है भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन को विरोध किया। उसके बाद यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पटाभी सीतारामैया के अध्यक्ष में जो है JVP समिति बनती है। JVP समिति भी क्या करती है, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन को क्या करती है, विरोध करती है, वह इस मांग को खारिज कर देती है। लेकिन इसके बाद क्या होता है कि जैसे ही JVP समिति अपनी रिपोर्ट देती है, अपनी बात को रखती है, तो यहाँ पर जो है राज्यों का जो मांग है भाषा के आधार पर, उसकी मांग और तेज हो जाती है। तो यहाँ पर जो एक घटना घटती है उसके बाद यहाँ पर देखते हैं कि नेहरू, पटेल एवं सीतारामैया JVP समिति की रिपोर्ट के बाद मद्रास राज्य के तेलुगु भाषियों ने पोट्टी श्री रामोल्लू के नेतृत्व में आंदोलन आरंभ कर दिया। तो जैसे ही JVP समिति क्या करती है, अपनी रिपोर्ट रखती है, अपनी बात रखती है, उसके बाद क्या होता है कि मद्रास राज्य के जो तेलुगु भाषी पार्टी के लोग थे, तेलुगु भाषी लोग थे, उनके अध्यक्ष, उनके एक नेता पोट्टी श्री रामालू के जो है पोट्टी श्री रामालू इनका नाम था, इस नाम को याद रखिएगा। ये नाम राज्यों के भाषा के आधार पर पुनर्गठन के लिए महत्वपूर्ण नामों में से सबसे महत्वपूर्ण नाम ये है। अगर जब भी बात होगी राज्यों के पुनर्गठन के बारे में भाषा के आधार पर, तो पोट्टी श्री रामालू के नाम जो है जरूर आएंगे, क्योंकि यही जो थे पोट्टी श्री रामालू, इन्होंने क्या किया था, तेलुगु भाषियों के मतलब ये नेता हुए और इन्होंने क्या किया था, इनके नेतृत्व में ये आंदोलन कर दिए थे मद्रास राज्य के तेलुगु भाषी लोग। ठीक है, तो ये जो थे पोट्टी श्री रामालू, ये 58 दिन क्या करते हैं, आमरण अनशन पर बैठते हैं। और इस आमरण अनशन पर उनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। और उनके इस मृत्यु के वजह से इनका जो आंदोलन था और ज्यादा उग्र हो जाता है, लोग बहुत ज्यादा गुस्सा करने लगते हैं। तो उसी वजह से इनके आमरण अनशन के बाद 15 दिसंबर 1952 ईस्वी को रामालू की मृत्यु हो जाती है। ये डेट याद रखिएगा, 15 दिसंबर 1952। तो इनकी जब मृत्यु हो जाती है, चूंकि ये इसी मांग पर डटे रहते हैं, इसी मांग को लेकर ये आमरण अनशन करते हैं कि हमें भाषा के आधार पर हमारा राज्य चाहिए, तेलुगु भाषियों के लिए
एक राज्य चाहिए। तो इसी वजह को लेकर के, इसी बात को लेकर के ये आमरण अनशन पर बैठते हैं और 58 दिन तक ये बिना जल पानी के, मतलब आमरण अनशन का ही होता है कि वो अन्न जल त्याग देते हैं, खाना खाना त्याग देते हैं और उसके बाद वे अनशन करते हैं। तो ये जो 58 दिन अनशन करने के बाद इनकी जब मृत्यु हो जाती है 15 दिसंबर 1952 को, तो इनकी मृत्यु के बाद जो आंदोलन है वह और ज्यादा उग्र रूप धारण कर लेती है। तो अब यहाँ पर जब आंदोलन उग्र रूप धारण कर लेती है तो उस समय जो प्रधानमंत्री थे उन्होंने क्या किया कि रामालू की मृत्यु के बाद प्रधानमंत्री नेहरू ने तेलुगु भाषियों के लिए पृथक आंध्र प्रदेश के गठन की घोषणा की। ठीक है, तो उनकी जब मृत्यु हो जाती है तो आंदोलन यहाँ पर क्या हो जाता है, उग्र हो जाता है, क्योंकि उनके नेता जो थे 58 दिन से यहाँ पर भूखे प्यासे थे और उसके बाद उनकी मृत्यु हो जाती है 15 दिसंबर 1952 को। तो जो आंदोलनकारी थे वो क्या हो जाते हैं, उग्र हो जाते हैं। अब उग्र होने के बाद यहाँ पर क्या करते हैं, उनका आंदोलन उग्र हो जाता है। तो उस समय के जो प्रधानमंत्री यानी कि हमारे प्रधानमंत्री नेहरू ने क्या किया कि तेलुगु भाषियों के लिए एक पृथक राज्य जो है आंध्र प्रदेश के गठन की घोषणा कर दी। तो वे इस बात को यानी कि आंदोलन को समाप्त करने के लिए यहाँ पर क्या कर दिया, घोषणा करते हैं कि ठीक है, आप मांग कर रहे हैं तो आपके लिए एक आंध्र प्रदेश नाम की राज्य गठित हम लोग करेंगे। ठीक है, तो 1 अक्टूबर 1953 ईस्वी को आंध्र प्रदेश राज्य का गठन हो गया। ठीक है, तो उनकी मृत्यु के बाद यहाँ पर घोषणा होती है 1952 में ही, और 1952 में घोषणा होती है और 1953 में जो होता है 1 अक्टूबर 1953 में जो है आंध्र प्रदेश राज्य का गठन हो जाता है। ठीक है, आंध्र प्रदेश राज्य का गठन कब होता है अगर ये पूछा जाए तो 1 अक्टूबर 1953 को होता है, इनके गठन हो गया। यह पहला राज्य बना, यह राज्य स्वतंत्र भारत में भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य था। उस समय आंध्र प्रदेश की राजधानी कर्नूल थी। ठीक है, उस समय जिस समय ये बना था उस समय इसकी राजधानी कहाँ थी, कर्नूल थी, और भाषा के आधार पर यह बनने वाला पहला, ठीक है, पहला राज्य होता है। तो ये प्रश्न कई बार पूछा जाता है कि भाषा के आधार पर निर्मित होने वाला पहला राज्य कौन था, तो पहला राज्य जो था वह आंध्र प्रदेश राज्य था। और आंध्र प्रदेश राज्य की जो स्थापना होती है, जो गठन होती है 1 अक्टूबर 1953 को होती है। कब होती है, 1 अक्टूबर 1953 को होती है। तो आप यहाँ पर आंध्र प्रदेश के गठन के पीछे की जो घटनाएं थी वो आप उम्मीद है समझ रहे होंगे। देखिए, यहाँ पर आंध्र प्रदेश के गठन के पूर्व की घटना जो है उसको अगर एक बार समझिए तो ये होता है कि जब हमारा देश स्वतंत्र होता है तो भाषा के आधार पर राज्यों के निर्माण के लिए क्या होती है, भाषा के आधार पर राज्यों का गठन के लिए मांग शुरू होती है। ठीक है, तो उसके जांच के लिए एक आयोग बनती है जो कि धर आयोग होती है। एस के धर जो थे उसके अध्यक्ष थे, इस वजह से उस समिति का नाम धर समिति रखा गया। धर समिति जो है अपना अध्ययन करती है कि क्या हमारे राज्यों को भाषा के आधार पर बांटना चाहिए या नहीं। तो वो इस निष्कर्ष पर पहुंचती है धर आयोग या धर समिति कि हमें अपने राज्यों को भाषा के आधार पर नहीं बांटना चाहिए। तो उनके इस रिपोर्ट के बाद भी जो है क्या होता है कि देश में तब भी भाषा के आधार पर जो है मांग बढ़ती चली जाती है। तो इस बात को लेकर के यहाँ पर जो है फिर से इस बात पर फिर से अध्ययन किया जाता है, जो कि जेबीपी समिति के द्वारा। जेबीपी समिति में जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया होते हैं। तो ये तीनों लोग जो थे वो महत्वपूर्ण व्यक्ति थे उस समय के। तो ये तीनों लोग भी इस बात पर अध्ययन करते हैं कि क्या हमारे राज्यों को भाषा के आधार पर बांटना चाहिए, पुनर्गठित करना चाहिए या नहीं। तो वो भी इस अध्ययन में इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि हमें अपने राज्यों को भाषा के आधार पर नहीं बांटना चाहिए बल्कि प्रशासनिक सुविधा के आधार पर बांटना चाहिए। लेकिन यहाँ पर होता ये है कि जो मद्रास राज्य के तेलुगु भाषी लोग थे उनके जो नेता थे जिनका नाम जो है पोटी श्री रामालू था, वो आमरण अनशन पर बैठ जाते हैं इस बात को लेकर के कि नहीं, हमें अपना राज्य जो है वो भाषा के आधार पर चाहिए ही। तो उनके वो आमरण अनशन पर बैठ जाते हैं और 58 दिनों तक लगातार वो अनशन पर रहते हैं भूखे प्यासे, जिसकी वजह से उनकी मृत्यु हो जाती है 15 दिसंबर 1952 को। और मृत्यु होने के बाद जो आंदोलन है और ज्यादा उग्र होने लगती है। तो इस
इस दबाव के वजह से, इस जन दबाव के वजह से जो पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं उन्होंने इस बात को घोषणा कर देते हैं कि ठीक है, तेलुगु भाषियों के लिए एक पृथक राज्य आंध्र प्रदेश का हम गठन करेंगे। ठीक है, तो इसी वजह से यहाँ पर आंध्र प्रदेश राज्य का जो गठन है 1 अक्टूबर 1953 को हो जाती है, जो कि भाषा के आधार पर होने वाला भारतीय राज्यों में भाषा के आधार पर होने वाला वह पहला राज्य बन जाता है। ठीक है, तो भाषा के आधार पर जो पहला राज्य गठित हुआ उसका नाम था आंध्र प्रदेश, और जब आंध्र प्रदेश का गठन होता है तो उसकी राजधानी कहाँ पर थी? करनूल में थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर होता क्या है कि अब इस बात को लेकर के चर्चा ही खत्म हो जाती है कि हमें करना चाहिए या नहीं, यानी कि भाषा के आधार पर हमें राज्यों का गठन करना चाहिए या नहीं, क्योंकि अब यहाँ पर जो है एक राज्य तो गठित हो गया है जो कि आंध्र प्रदेश राज्य था। ठीक है, 1953 में 1 अक्टूबर 1953 में भाषा के आधार पर एक राज्य गठित हो चुका था। तो अब यहाँ पर होता क्या है कि धीरे धीरे अन्य क्षेत्रों के लोग भी, अन्य क्षेत्रों के लोग भी क्या करते हैं, अपने भाषा के आधार पर राज्यों की मांग को बढ़ाने लगते हैं। वो भी सोचते हैं कि हमारे भाषा के आधार पर राज्य बने। ठीक है, तो यहाँ पर फिर क्या होता है कि एक राज्य पुनर्गठन आयोग की क्या कर दिया जाता है? निर्माण कर दिया जाता है कि ठीक है, जब ऐसे मांग बढ़ रही है तो राज्य पुनर्गठन आयोग ही बना देते हैं। तो राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष जो बने थे फजल अली थे। इसके अन्य सदस्य में थे पंडित हृदयनाथ कुजरू और सरदार के एम पडिक्कर। ये तीन लोगों का तीन अध्यक्षीय मतलब जो था आयोग बना, जिसके मुख्य अध्यक्ष थे 3 सदस्य हम कर सकते हैं। तो मुख्य अध्यक्ष जो थे या अध्यक्ष के रूप में जो कार्य कर रहे थे राज्य पुनर्गठन आयोग में, उनका नाम था फजल अली। क्योंकि इनका नाम याद इसलिए रखना पड़ेगा क्योंकि ये जो था राज्यों के पुनर्गठन के लिए बनाया गया एक संस्था था, एक आयोग था जो आगे चल करके कई सारे राज्यों का निर्माण करती है ये। ठीक है, तो यहाँ पर राज्य पुनर्गठन आयोग जो था ये बनता है और उसके अध्यक्ष बनते हैं फजल अली। इसके अन्य सदस्य में पंडित हृदयनाथ कुंजूरू और सरदार के एम पडिक्कर थे। ठीक है, राज्य पुनर्गठन अधिनियम जुलाई 1956 ईस्वी में पास किया गया। जो राज्य पुनर्गठन अधिनियम था इसको कब पास किया गया? तो राज्य पुनर्गठन आयोग जो था वह 1956 ईस्वी में पास किया गया। कब पास किया गया? 1956 में पास किया जाता है और इसके अनुसार भारत में 14 राज्यों एवं 6 केंद्र शासित प्रदेश स्थापित किए गए। राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 में गठित हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पर राज्य पुनर्गठन आयोग जो था 1953 में ये गठित होता है और 1956 ईस्वी में, ठीक है, 1956 ईस्वी में जो है राज्य पुनर्गठन अधिनियम लागू होता है। ठीक है, जो कि 1956 है। ठीक है, राज्य पुनर्गठन अधिनियम जुलाई 1956 में लागू होती है, जबकि राज्य पुनर्गठन आयोग का निर्माण 1953 में ही हो जाता है। तो अब यहाँ पर जब अधिनियम जब लागू हो जाता है तो उसके अनुसार, यानी कि जुलाई 1956 के अधिनियम के अनुसार जो है भारत में 14 राज्यों एवं 6 केंद्र शासित प्रदेशों का क्या होता है? स्थापना किया जाता है। ठीक है, तो इस बात को भी यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम के द्वारा 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश का जो है गठन किया जाता है राज्य पुनर्गठन आयोग के द्वारा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक घटना जो दिया गया है उसको भी देख लेते हैं। यहाँ पर कहा जा रहा है कि नवंबर 1954 ईस्वी में फ्रांस की सरकार ने अपनी सभी बस्तियां पांडिचेरी, यनाम, चंद्रनगर और केरिकल को भारत को सौंप दिया। 28 मई 1956 को इस संबंध में संधि पर हस्ताक्षर हो गया। इसके बाद इन सभी को मिलाकर पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्र का निर्गठन किया गया। तो देखिए यहाँ पर जो बात कहा जा रहा है कि नवंबर 1954 में क्या होता है, जो फ्रांस की सरकार थी वह क्या करती है, भारत अपनी सभी बस्तियां, यानी कि जब फ्रांस यहाँ पर भारत में आया था, अपना उपनिवेश बसाया था, तो वो कई सारे बस्तियां बसाई थी, जैसे कि पांडिचेरी, यानाम, चंद्रनगर और केरिकल। इन सभी पर उनका आधिपत्य था क्योंकि ये यहाँ पर क्या किए थे,
एक तरह से उनकी बस्तियां थी यहाँ पर। तो अब ये क्या करता है, भारत को सौंप देता है। तो भारत को सौंपने के बाद इन सभी को मिला करके, ये जो भी फ्रांस के उपनिवेश के अंदर थे, उन सभी को मिला करके 28 मई 1956 को क्या किया जाता है, एक संधि किया जाता है और उनको पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्र में उन सभी को मिला करके कहा जाता है, ये पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्र का गठन कर दिया जाता है। ठीक है, तो इतनी बात यहाँ पर आपको ध्यान रखनी थी इसके बारे में। अब यहाँ पर है कि भारत सरकार ने 18 दिसंबर 1961 ईस्वी को गोवा, दमन एवं दीव की मुक्ति के लिए पुर्तगालियों के विरुद्ध कार्रवाई की और उन पर पूर्ण अधिकार कर लिया। 12वें संविधान संशोधन द्वारा गोवा, दमन एवं दीव को प्रथम परिशिष्ट में शामिल करके भारत का अभिन्न अंग बना दिया गया। तो अगर आपसे पूछा जाए कि गोवा, दमन एवं दीव को जो है भारत का अभिन्न अंग कब बनाया गया, तो वह बनाया गया था 18 दिसंबर 1961 में। ठीक है, 1961 में। कब? तो 12वें संविधान संशोधन, सॉरी यहाँ पर ये याद रखना है, 12वें संविधान संशोधन द्वारा जो है गोवा, दमन एवं दीव को जो है भारत का अभिन्न अंग बनाया गया था 12वें संविधान संशोधन के द्वारा। जबकि यहाँ पर आपको ये याद रखना है कि 18 दिसंबर 1961 को गोवा, दमन एवं दीव की मुक्ति के लिए पुर्तगालियों के विरुद्ध जो कार्रवाई की गई थी वह की गई थी 18 दिसंबर 1961 ईस्वी को। देखिए उस समय की स्थिति को समझ, जब हमारा देश आजाद होता है तो जो भी रियासतें थी या फिर जो उपनिवेश थे उनका एक अपना प्रशासनिक क्षेत्र था, वो अपने एक क्षेत्रों में बटे हुए थे। अब यहाँ पर जो भारत सरकार थी, जो भारत के नेता थे, उनका क्या काम था कि इन सबको मिला करके भारत का निर्माण करना था। ठीक है, तो इस निर्माण के लिए यहाँ पर ये सारी कदम उठाए गए थे और उस समय बहुत सारा तनाव था, बहुत सारी ऐसी स्थितियां थी जिसकी वजह से कई सारे काम यहाँ पर, कई सारे चीज किए गए। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर है कि वर्तमान समय में भारत में 28 राज्य एवं 8 संघ राज्य क्षेत्र हैं। इन्हें ही संविधान की प्रथम अनुसूची में शामिल किया गया है। तो जो हम पढ़ते हैं भारत जो है राज्यों और संघ का, भारत जो है संघ, जो हम लोग पढ़ते हैं कि भारत राज्यों का संघ है, तो वह यही हुआ कि ये 28 राज्य और 8 संघ राज्य मिला करके जो है भारत का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो ये बात यहाँ पर आप समझ गए होंगे। अब आगे देखिए, यहाँ पर है क्षेत्रीय परिषद के बारे में। देखिए क्षेत्रीय परिषद जो है ना, वो इसलिए बनाए जाते हैं ताकि जो राज्य हैं, ठीक है, कई सारे राज्यों को मिलाकर एक क्षेत्रीय परिषद में रखा जाता है। जैसे कि भारत में 5 क्षेत्रीय परिषद है, इनका गठन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है और केंद्रीय गृह मंत्री या राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत केंद्रीय मंत्री क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष होता है। सभी संविधित राज्यों के मुख्यमंत्री उपाध्यक्ष होते हैं जो प्रतिवर्ष बदलते रहते हैं। यह केंद्र राज्य संबंधों को सुधारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। देखिए क्षेत्रीय परिषद का निर्माण क्यों किया जाता है? क्योंकि क्षेत्रीय परिषद जो होती है कई राज्यों का क्या होती है, एक संगठन आप कह सकते हैं, एक संगठन होती है जिसमें कई सारे राज्यों को शामिल किया जाता है, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे कि आखिर जो ये क्षेत्रीय राज्य परिषद है उस कौन कौन से हैं और उसमें कौन कौन से राज्य शामिल हैं। तो लेकिन यहाँ पर हमें समझना है कि जो क्षेत्रीय परिषद है उसमें कई सारे राज्य होते हैं। राज्यों का क्या होता है, ये एक तरह से संगठन होता है जो कि ये राज्य क्या होते हैं कि अपनी जो बात है वो केंद्र तक पहुंचाए, केंद्र सरकार तक पहुंचाए और साथ ही साथ इन राज्यों के बीच में अगर कोई विवाद होता है, कोई मसला होता है, तो वो एक दूसरे से सुलझा सके इसके माध्यम से, क्षेत्रीय परिषद के माध्यम से। ठीक है, चाहे वो क्या कहते हैं उसको, सीमा विवाद हो या कोई अन्य तरह के विवाद हो, नदी पानी का विवाद हो, इस तरह के जो भी विवाद होंगे उसमें क्षेत्रीय परिषद की भूमिका होगी। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि भारत में 5 क्षेत्रीय परिषद है। भारत में कितने परिषद हैं? 5 क्षेत्रीय परिषद हैं। इनका गठन जो है राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। तो इन परिषदों का जो गठन किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है और केंद्रीय गृह मंत्री या राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत केंद्रीय मंत्री
क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष होता है। तो यहाँ पर अब जो बात ध्यान में रखना है कि ये आखिर क्षेत्रीय परिषद तो बन गया, लेकिन इस क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष कौन होगा? तो इस क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष वह होगा, वह मंत्री होगा, वह केंद्रीय मंत्री होगा जिसको गृह मंत्री या फिर राष्ट्रपति क्या करेंगे, उस पद पर उसको स्थापित करेंगे, मनोनीत करेंगे। तो जिस भी मंत्री को, जिस भी केंद्रीय मंत्री को राष्ट्रपति या गृह मंत्री जो है मनोनीत करेंगे, वह मंत्री या वह व्यक्ति जो है क्षेत्रीय परिषद का क्या हो जाएगा, अध्यक्ष हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बताया जा रहा है कि इस जैसे कि हमने बात किया कि क्षेत्रीय परिषद का मतलब होता है कुछ राज्यों का संगठन। तो अब यहाँ पर जो है कि जो जिस परिषद से जो राज्य संबंधित होंगे उनके जो मुख्यमंत्री होंगे वो क्या कहेंगे, वह उपाध्यक्ष कहलाएंगे, जो कि प्रतिवर्ष बदलते रहेंगे। जैसे कि मान के चलिए कि एक परिषद में 5 या 7 मान के चलते हैं 7 राज्य हैं, तो वो प्रतिवर्ष बदलते रहेंगे। कभी पहले राज्य का मुख्यमंत्री जो है वह उपाध्यक्ष बनेगा, फिर दूसरे राज्य का, फिर तीसरे राज्य का जो मुख्यमंत्री होगा वह उपाध्यक्ष बनेगा। ठीक है, बदलते रहेंगे। तो यहाँ पर आप इतनी चीजें समझ गए होंगे कि केंद्र जो क्षेत्रीय परिषद है वह क्या है, राज्यों का एक संगठन है। भारत में 5 क्षेत्रीय परिषद है और इस परिषद का जो निर्माण है वह राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है और इस परिषद के जो अध्यक्ष बनेंगे वो अध्यक्ष या तो गृह मंत्री या फिर राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत केंद्रीय मंत्री होंगे। और इस जो क्षेत्रीय परिषद है, क्षेत्रीय परिषद का जो उपाध्यक्ष होंगे उस क्षेत्रीय परिषद से संबंधित जितने भी राज्य होंगे, या फिर हम कह सकते हैं कि उस क्षेत्रीय परिषद में जितने राज्य होंगे उनके मुख्यमंत्री जो हैं पारा पारी एक एक वर्ष के लिए क्या बनेंगे, उपाध्यक्ष बनेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर है कि क्षेत्रीय परिषद को 1956 ईस्वी के राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत स्थापित किया गया था। अतः ये संवैधानिक निकाय है, किंतु संवैधानिक निकाय नहीं, ये सांविधिक निकाय, ये सांविधिक निकाय है, संवैधानिक निकाय नहीं है। तो यहाँ पर पहली बात तो ये याद रखिए कि क्षेत्रीय परिषद को 1956 ईस्वी के राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत स्थापित किया गया था। अगर आपसे कोई पूछे कि क्षेत्रीय परिषद को कब स्थापित किया गया था, तो 1956 का जो था राज्य पुनर्गठन अधिनियम, उसी के तहत यहाँ पर जो है क्षेत्रीय परिषद को स्थापित किया गया था। लेकिन अब दूसरी बात यहाँ पर ये रखना है याद कि ये जो क्षेत्रीय परिषद है ये सांविधिक निकाय है, न कि संवैधानिक निकाय। अब यहाँ पर थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन होगा, तो देखिए सांविधिक निकाय और संवैधानिक निकाय का क्या मतलब है। सांविधिक निकाय वो होते हैं जिनको सांसद के द्वारा, ठीक है, क्या किया जाता है, बनाया जाता है, जिनका नियम में परिवर्तन करना आसान होता है, जिनको परिवर्तन करने के लिए संविधान में परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन जो संवैधानिक निकाय होती है उसके नियमों को परिवर्तित करने के लिए आपको संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। जैसे कि हम बात करें कि अगर चुनाव आयोग के बारे में कुछ भी परिवर्तन करना है तो हमें संविधान में संशोधन करना पड़ जाएगा। लेकिन वहां पर अगर क्षेत्रीय परिषद जैसे कि हुआ, ये एक संवैधानिक निकाय है, लेकिन इसके नियमों में परिवर्तन करना होगा तो हमें संविधान संशोधन की जरूरत नहीं होगी। सांविधिक निकाय का अगर दूसरा शब्द बात करें तो इसका दूसरा शब्द आप वैधानिक निकाय भी याद रख सकते हैं। वैधानिक निकाय का मतलब ही हुआ, या सांविधिक निकाय का मतलब हुआ जिसका निर्माण विधि के द्वारा किया गया है। विधि यानी कि संसद के द्वारा किया गया है। और संवैधानिक का मतलब जिसका उल्लेख हमारे संविधान में है, जो हमारा संविधान जो बुक है उसमें उसका उल्लेख हो, तो उसे संवैधानिक निकाय कहते हैं। ठीक है, जैसे कि चुनाव आयोग हुआ, ठीक है, हमारा यूपीएससी हो गया, वित्त आयोग हो गया, इन सभी का उल्लेख जो है संविधान में किया गया है, उनके लिए स्पेशल अनुच्छेद बनाए गए हैं। लेकिन जो यहाँ पर संवैधानिक निकाय है, सांविधिक निकाय है या वैधानिक निकाय है, जैसे कि आरबीआई, ठीक है, इसरो, ये सभी जो हैं ये सभी सांविधिक या वैधानिक निकाय है। इनका जो है भारतीय संविधान में सीधे तौर पर उल्लेख नहीं है, तो इस वजह से इनके नियमों में परिवर्तन करना आसान है। जैसे कि आरबीआई अगर देखा जाए तो आरबीआई किसके अंदर काम करेगा, यह वित्त आयोग के अंदर काम करेगा। लेकिन
लेकिन वित्त आयोग जो है वह स्वतंत्र रूप से काम कर पाती है। तो ये भी एक बात याद रखिएगा कि जो संवैधानिक निकाय होते हैं वो स्वतंत्र होते हैं। तो उम्मीद है आपको ये दो शब्द समझ में आया होगा, सांविधिक निकाय और संवैधानिक निकाय। ठीक है, चूंकि जो हमारा पॉलिटी है ये शब्दों के ऊपर ही ज्यादा निर्भर करता है। ठीक है, तो इतनी चीजें आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। याद रखिएगा अभी हमें एक जो है इस बॉक्स को अभी पढ़ना है, तो पहले हम इसे कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद उस बॉक्स को पढ़ लेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हम लोग यहाँ पर बात कर रहे थे क्षेत्रीय परिषद के बारे में, और हम लोगों ने बात किया था कि जो है 5 क्षेत्रीय परिषद हैं। तो अब ये 5 क्षेत्रीय परिषद कौन कौन है वो देख लीजिए। देखिए, पहला जो क्षेत्रीय परिषद है वो है उत्तरी क्षेत्रीय परिषद, दूसरा जो है मध्य क्षेत्रीय परिषद, तीसरा जो है पूर्वी क्षेत्रीय परिषद, चौथा जो है पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद, और पांचवा जो है दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद। लेकिन बाद में एक और परिषद जोड़ा गया है जो छठे परिषद के रूप में, जिसके बारे में हम आगे भी चर्चा करेंगे अभी, वह है पूर्वोत्तर परिषद। लेकिन अब भी फिलहाल के लिए आप 5 को ध्यान में रखिए और इस पर थोड़ा बात कर लेते हैं। जैसे कि उत्तरीय क्षेत्रीय परिषद की बात करें तो हम लोगों ने बात किया था कि जो क्षेत्रीय परिषद होते हैं वह कुछ राज्यों का संगठन होता है। तो उत्तरी क्षेत्रीय परिषद में जो राज्य आते हैं वो है पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, चंडीगढ़ एवं दिल्ली। ठीक है, अब इनका मुख्यालय कहाँ है? अगर उत्तरी क्षेत्रीय परिषद का आपसे मुख्यालय पूछेगा तो उसकी मुख्यालय कहाँ है? तो उसकी मुख्यालय है नई दिल्ली। साथ ही साथ ये भी याद रखिएगा, उत्तरी क्षेत्रीय परिषद की मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली। और उत्तरी क्षेत्रीय परिषद में कौन कौन से राज्य आते हैं? तो वो आते हैं पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, चंडीगढ़ एवं दिल्ली। तो ये सभी राज्य जो हैं उत्तरी क्षेत्रीय परिषद के अंदर आते हैं। उसी तरह से मध्य क्षेत्रीय परिषद के अंदर जो आते हैं वो आता है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड एवं छत्तीसगढ़। ये जो राज्य हैं उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड एवं छत्तीसगढ़, ये मध्य प्रदेश क्षेत्रीय परिषद के अंतर्गत आते हैं। मध्य प्रदेश या मध्यवर्ती क्षेत्रीय परिषद का जो मुख्यालय वह कहाँ पर है? वह इलाहाबाद में है। ठीक है, तो मध्य क्षेत्रीय परिषद का जो मुख्यालय कहाँ पर है? वह इलाहाबाद में है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर है पूर्वी क्षेत्रीय परिषद। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद में कौन कौन से राज्य आते हैं? तो बिहार, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, झारखंड, असम, सिक्किम, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश तथा मिजोरम। ये सभी जो है पूर्वी क्षेत्रीय परिषद के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो पूर्वी क्षेत्रीय परिषद के अंदर बिहार, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, झारखंड, असम, सिक्किम, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश तथा मिजोरम आते हैं। और पूर्वी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय की बात करें तो यह कोलकाता में है। याद रखिएगा कि पूर्वी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कहाँ पर है? कोलकाता में है। और इसके अंतर्गत बिहार, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, झारखंड, असम, सिक्किम, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश तथा मिजोरम आते हैं। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखेंगे पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद। पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद के अंतर्गत गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा राज्य, ठीक है, गोवा राज्य, दमन एवं दीव एवं दादर तथा नगर हवेली, ये सभी आते हैं। तो पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद में गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा राज्य, दमन दीव एवं दादर तथा नगर हवेली, ये सभी आते हैं। तो पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद का जो मुख्यालय है वह कहाँ पर है? मुंबई में है। पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई में है। उसके बाद है दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद। देखिए, दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद में कौन कौन से राज्य आते हैं? आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरल, कर्नाटक एवं तमिलनाडु एवं पांडिचेरी। तो ये सभी जो राज्य हैं वह दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद के अंदर आते हैं। और दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की जो मुख्यालय है वह चेन्नई में है। ठीक है, तो दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद के अंतर्गत आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरल, कर्नाटक एवं तमिलनाडु एवं पांडिचेरी आते हैं। तो ये सभी जो है दक्षिणी परिषद के अंतर्गत आते हैं। और दक्षिणी परिषद की जो मुख्यालय है वह कहाँ पर है? वह
चेन्नई में है। अब हम लोग बात करते हैं पूर्वोत्तर परिषद के बारे में। ठीक है, देखिए यहाँ पर है कि पूर्वोत्तर परिषद, इसका गठन संसदीय अधिनियम पूर्वोत्तर परिषद अधिनियम 1971 द्वारा किया गया है। तो यहाँ पर सबसे पहले गठन की बात किया जा रहा है, तो गठन को समझिए। पूर्वोत्तर परिषद की गठन कब की जाती है? तो पूर्वोत्तर परिषद की गठन जो है वह संसदीय अधिनियम पूर्वोत्तर परिषद अधिनियम 1971 के द्वारा किया जाता है। तो अधिनियम जो है पूर्वोत्तर परिषद अधिनियम 1971 के द्वारा जो है पूर्वोत्तर परिषद को गठित किया जाता है। ठीक है, यह 8 अगस्त 1972 में अस्तित्व में आया। ठीक है, कब यह अस्तित्व में आता है? तो 8 अगस्त 1972 को अधिनियम 1971 के द्वारा इसको गठित किया जाता है। यह अस्तित्व में कब आता है, यानी कि यह लागू पूरी तरह से कब हो जाता है या कार्य कब से करने लगता है? तो 8 अगस्त 1972 को। इसके सदस्यों में असम, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा तथा सिक्किम सम्मिलित हैं। तो ये जो पूर्वोत्तर परिषद है, पूर्वोत्तर परिषद के अंतर्गत असम, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा और सिक्किम, ये राज्य जो हैं जो पूर्वोत्तर राज्यों में शामिल हैं। ठीक है, ये सभी जो हैं पूर्वोत्तर के राज्य हैं। ठीक है, इनको 7 सिस्टर कहा जाता है और सिक्किम को अलग से जोड़ा गया है। तो ये जो 7 सिस्टर हैं, असम, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा, ठीक है, ये सभी होते हैं और सिक्किम को फिर जोड़ा गया अलग से। तो इनके लिए एक स्पेशल पूर्वोत्तर परिषद बनाया गया, क्योंकि पूर्वोत्तर राज्यों के विकास और विकास के लिए, ठीक है, उनके विकास हो ताकि वहाँ के लोगों को सुविधा मिले, इन और वहाँ की जो मेन प्रॉब्लम है, इन प्रॉब्लम्स को समझा जाए, तो इसके लिए यहाँ पर पूर्वोत्तर परिषद का निर्माण किया गया था। आगे देखते हैं, 1994 में सिक्किम पूर्वोत्तर परिषद का 8वां सदस्य बना था। तो 1994 में जो है 71 के बाद, चूंकि 71 में इसको इस अधिनियम के द्वारा इसको लाया गया था और 72 में ये पूरी तरह से क्या हो गया था, कार्य अपने अस्तित्व में आ गया था। लेकिन 1994 में क्या किया गया, बाद में सिक्किम पूर्वोत्तर परिषद का 8वां सदस्य बना और इसके कार्य कुछ अतिरिक्त कार्य सहित वही हैं जो क्षेत्रीय परिषद के हैं। ठीक है, तो इसके कार्य कुछ अतिरिक्त कार्य, मतलब इसके कुछ कार्य हैं और उसके अतिरिक्त कार्य वही है जो कि परिषद का होता है, जो क्षेत्रीय परिषद का होता है। तो पूर्वी परिषद का निर्माण जो है वह किया गया था पूर्वोत्तर परिषद अधिनियम 1971 के द्वारा। यह अस्तित्व में 8 अगस्त 1972 को आया। इसके सदस्य जो राज्य हैं वो हैं असम, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा और सिक्किम, जो कि 8 होते हैं। सिक्किम को इसमें 1994 में सिक्किम को पूर्वोत्तर परिषद का 8वां सदस्य बनाया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इसके कार्य कुछ अतिरिक्त कार्य सहित वही है जो क्षेत्रीय परिषद के हैं। वर्ष 2002 में पूर्वोत्तर परिषद अधिनियम में संशोधन के बाद परिषद में संगठक राज्य का राज्यपाल, संगठक राज्य के मुख्यमंत्री और राष्ट्रपति द्वारा नाम निर्देशित 3 सदस्य एवं भारत के गृह मंत्री को सदस्य के रूप में शामिल किया गया। 2018 के पुनर्गठन के बाद गृह मंत्री पूर्वोत्तर परिषद के अध्यक्ष और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास राज्य मंत्री उपाध्यक्ष होंगे। तो ये बात आपको यहाँ पर समझना होगा कि 2002 में जो है पूर्वोत्तर परिषद अधिनियम में क्या किया गया, संशोधन किया गया और संशोधन करने के बाद ये कहा गया, पहली बात कि संगठक राज्यों का राज्यपाल, दूसरी बात संगठक राज्यों का मुख्यमंत्री और तीसरी बात राष्ट्रपति द्वारा नाम निर्देशित 3 सदस्य एवं चौथी बात भारत के गृह मंत्री को सदस्य के रूप में क्या किया गया, शामिल किया गया। इसमें कहा गया कि राज्यपाल जो राज्य होंगे उसके राज्यपाल, यानी कि ये जो 8 राज्य हैं, 8 राज्यों के राज्यपाल, फिर इन 8 राज्यों का मुख्यमंत्री सीएम, ठीक है, चीफ मिनिस्टर, और उसके बाद राष्ट्रपति द्वारा निर्देशित 3 सदस्य, जो 3 राष्ट्रपति जो है 3 सदस्यों का नाम रखेंगे इसमें, तो सीएम इसमें 8 हो जाएंगे और यहाँ पर 3 लोग वो होंगे जिनको राष्ट्रपति जो है नामित करेंगे इस जो है पूर्वोत्तर परिषद में शामिल होने के लिए उनको नामित करेंगे, तो वो 3 लोग हो जाएंगे। और साथ ही कहा गया कि भारत के जो है गृह मंत्री, ठीक है, गृह मंत्री भी इसके क्या होंगे,
जो है होम मिनिस्टर जो है क्या होंगे, इसके सदस्य होंगे। तो ये सारी बातें 2002 के पूर्वोत्तर परिषद अधिनियम में संशोधन के बाद कही गई थी। तो 2018 के पुनर्गठन के बाद गृह मंत्री जो है पूर्वोत्तर परिषद के अध्यक्ष और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास राज्य मंत्री उपाध्यक्ष होंगे। फिर से 2018 में इसमें क्या किया गया, संशोधन किया गया और इसको फिर से पुनर्गठित किया गया और पुनर्गठन के बाद इसमें कहा गया कि गृह मंत्री जो होंगे वह पूर्वोत्तर परिषद के अध्यक्ष होंगे और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास राज्य मंत्री उपाध्यक्ष होंगे। तो इस तरह से आपका आज का जो चैप्टर है ये चैप्टर था जो कि राज्यों के पुनर्गठन के ऊपर था, जो कि समाप्त होता है। लेकिन उससे पहले आपको एक और जो फैक्ट का यहाँ पर बॉक्स दिया गया है जो कि राज्यों का निर्माण और मतलब राज्यों का कब गठन हुआ था उसके द्वारा वो वर्ष आपको यहाँ पर मिल जाता है, तो उसे भी आप देख लीजिए। जैसे कि आंध्र प्रदेश का गठन जो है कब किया गया था, आंध्र प्रदेश का गठन 1 अक्टूबर 1953 को किया गया था और भाषा के आधार पर निर्मित यह पहला राज्य था। ठीक है, उसके बाद है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र का गठन कब किया गया, 1 मई 1960 को किया गया। महाराष्ट्र का गठन कब किया गया, 1 मई 1960 को। गुजरात का गठन कब किया गया, 1 मई 1960 को। गुजरात का गठन 1 मई 1960 को, महाराष्ट्र का गठन 1 मई 1960 को किया गया। नागालैंड जो है 1 दिसंबर 1963, हरियाणा 1 नवंबर 1966। ठीक है, नागालैंड को 1 दिसंबर 1963 को गठित किया गया, हरियाणा को 1 नवंबर 1966 को गठित किया गया। हिमाचल प्रदेश को 25 जनवरी 1971 को, हिमाचल प्रदेश को कब गठित किया गया, 25 जनवरी 1971 को। मेघालय को कब गठित किया गया, 21 जनवरी 1972 को। मेघालय का गठन कब हुआ, 21 जनवरी 1972 को। मणिपुर का गठन कब हुआ, 21 जनवरी 1972 को। और त्रिपुरा का गठन कब हुआ, 21 जनवरी 1972 को। तीनों नाम को एक साथ याद रखिए, मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा, इन तीनों राज्यों का गठन जो होता है 21 जनवरी 1972 को होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सिक्किम राज्य का जो गठन होता है वह 26 अप्रैल 1975 को होता है। 26 अप्रैल 1975 को सिक्किम राज्य का गठन होता है। मिजोरम राज्य का गठन 20 फरवरी 1987 को होता है। मिजोरम राज्य का गठन कब होता है, 20 फरवरी 1987। अरुणाचल प्रदेश राज्य का गठन जो होता है 20 फरवरी 1987 को होता है। तो इन दोनों को भी एक साथ रखेगा, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश का जो गठन होता है 20 फरवरी 1987 को होता है। गोवा को 30 मई 1987 में गठित किया जाता है। गोवा को 30 मई 1987 को। छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड, ये तीनों को 2000 में गठित किया गया है। छत्तीसगढ़ को 1 नवंबर 2000 को, उत्तराखंड को 9 नवंबर 2000 को और झारखंड को 15 नवंबर 2000 को गठित किया गया। तेलंगाना को 2 जून 2014 को गठित किया गया है। तेलंगाना को 2 जून 2014 को गठित किया गया। तो ये आज का जो हमारा वीडियो था राज्यों के पुनर्गठन के ऊपर, उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। राज्यों का पुनर्गठन के बारे में जो वीडियो है ये लुसेंट वन लाइनर का वीडियो सीरीज चल रहा है जिसमें हम लोग 8वें चैप्टर को कंप्लीट कर चुके हैं। आज 9वां चैप्टर जो होगा वो होगा भारतीय नागरिकता। ठीक है, भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11 की बात करेंगे जिसके अंतर्गत। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप हमारे वीडियो को देखते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे की ओर बढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।